हेलो एवरीवन, मैं निगार। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने सरकार का बहुत नाम सुना है कि सरकार ये काम की है, सरकार वो काम की है। जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को हेडलाइन देखने को मिलती है, या फिर आप समाचार सुनते हैं तो उसमें समाचार में भी नीचे हेडलाइन के रूप में आपके सामने आता है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, या फिर प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। इसके बाद कई ऐसे ही हेडलाइन आपके सामने आते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 500 न्यायाधीश सरकार। तो इस तरह के हेडलाइन आपको न्यूज़ में या फिर अखबार में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हेडलाइन जो हैं, ये सारे जो काम होते हैं, वो सरकार जो निर्णय लेती है वो निर्णय हेडलाइन के रूप में या फिर समाचार पत्र के रूप में हमारे सामने आता है। देखिए बच्चों, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ की दर को, किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए या बढ़ाया जाए, जो भी है, या फिर बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। तो इस तरह से, या फिर अगर हम गरीबी की बात करें तो सरकार गरीबों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं बना रही है, कौन कौन सी सुविधा कर रही है, इन सब विषयों पर सरकार सोचती है और व्यवस्था करती है उसकी। यानी हमारे समाज में जो भी समाज के हितों के लिए व्यवस्था करती है सरकार। इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। सरकार बहुत से महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सभी सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यानी हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, सबके हितों के लिए काम करती है, यानी समाज के हित के लिए व्यवस्था करती है। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सुनामी आ जाए या भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की मदद करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय क्या है, वो भी सरकार का ही एक अंग है। तो बच्चों, शायद आपको ये जान करके बहुत अचरज हो रहा होगा, बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। ठीक है, कहीं कोई आपस में लड़ झगड़ ना ले या कोई बात ना हो जाए। तो इस वजह से जब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। यानी कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब कुछ लागू हो, जिसमें सभी को लागू हो, यानी कि वो नियम सबके लिए हो। ठीक है, यानी उदाहरण की अगर बात की जाए तो संसाधनों के नियंत्रण के लिए और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वो नियम बनाती भी है और निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले सभी लोगों पर उस नियम को लागू भी करती है। तो इस तरह से सरकार अपनी व्यवस्था बनाती, अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उस कानून को सब पर लागू करती है। इस तरह से सरकार काम करती है। अब देखते हैं कि सरकार के स्तर क्या होते हैं। देखिए, सरकार कई स्तरों में काम करती है। तो सरकार के स्तर जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर।
स्थानीय स्तर क्या होता है? स्थानीय स्तर पर जैसे गांव, शहर या मोहल्ले से है, ठीक है, यानी जो डीएम एसडीएम होते हैं। राज्य स्तर का मतलब है पूरे पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो इस तरह से हम लोग, ये जो सरकार होती है वो स्तरों में अलग अलग काम करती है, यानी एक ही कोई काम नहीं करता है बल्कि सबका काम हो जाता है, सब अपने अपने कामों को करते हैं। इस तरह से सरकार व्यवस्था बनाती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये भी ताकत होती है कि वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण की बात की करें तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, ठीक है, तो उसे जेल भेजा जा सकता है या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये क्या है? ये नियम सरकार ने लगाया, यदि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, आपको सज़ा भी काटनी होगी। ऐसा सरकार जुर्माना भी लगा सकती है या फिर आपको जेल भेज सकती है, सज़ा सुना सकती है। इसलिए सरकार क्या करती है? कानून मनवाने के लिए बाध्य करती है कि ये जो कुछ भी सरकार कानून बनाती है वो आपके हित के लिए करती है। इसके बाद देखिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है या वे भी कुछ कदम, तो क्या होगा कि अगर ठीक से पालन नहीं हो रहा है कानून का तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि वो भी जा करके, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको लग रहा है कि उसके धर्म या जाति के कारण उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो न्यायालय जा करके ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय अपने आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, यानी न्यायालय बताएगा कि उससे कारण तो पूछेगा कि कैसे आपको ये पता, ठीक है ना। तो उसको बताने के बाद जैसे वो बताएगा कि कैसे आप कह सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो वो जो भी व्यक्ति जा कर के उसके बारे में बताएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ, तो उसके बाद क्या होगा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, न्यायालय द्वारा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार के प्रकार। देखिए, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उसे बाध्य करने की ये जो शक्ति है वो कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। तो इस तरह से हम ये तय कर सकते हैं कि सरकार एक नहीं है, यानी सरकार कैसी है। सरकार देखिए दो तरह की होती है, एक होता है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी है राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, ठीक है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट दे करके चुनते हैं और एक बार जो चुन लिए जाने के बाद यही लोग क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है। लोकतंत्र में सरकार को क्या करना होता है? अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है कि आप सरकार बन रहे हैं, आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे कि जब कोई वोट के लिए उठता है तो वो क्या करता है कि हम ये काम करवाएंगे, ये सुविधा देंगे, पानी लगवाएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है।
ठीक है, ये राजतंत्रीय सरकार है। पहले हमारा हमारा जो जब राजा का चलता था, वंश द्वारा जब शासन होता था मुगलों द्वारा, तो उस समय क्या होता था कि राजा द्वारा शासन चलता था। ठीक है, तो उसको हम राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता था जिसको हम लोग प्रजा कहते हैं, जिससे वो अपनी मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। लेकिन क्या होता है लोकतंत्र में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, पद पर आता है, सरकार का काम करता है या मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको अपने पदों पर निर्णय लेने के लिए और अपने कदमों का आधार बताना पड़ता है, उसको सफाई देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे समाज में पहले क्या था, पहले लोकतंत्रीय था। हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, हमारे भारत की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, यानी राजा के माध्यम से नहीं चलाई जाती है। किसके माध्यम से चलाई जाती है, सरकार के माध्यम से। यानी एक कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक है ये, और ये जो राजा की सरकार होती थी वो वंशानुक्रम चलती थी। इसके आगे हम लोग चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। 4 पार्ट में हम लोग लोकतांत्रिक सरकार पढ़ेंगे कि भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की जो मुख्य बात होती है वो लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सभी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। यानी जनता क्या करती है, सरकार क्या करती है, जनता से चाहती है कि सभी जनता हमको वोट दे, क्योंकि उसका एक वोट अगर छूट जाता है तो एक वोट उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक सरकार ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका क्या मतलब है कि औरतों और गरीबों को, यानी जो अशिक्षित लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, जो महिलाएं होती थीं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था पहले। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत से कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने क्या किया, संगठित हो करके इस अधिकार की मांग की। जनता ने कहा कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मांग किया कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस पर विरोध किया कि उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। शिक्षा नहीं, यानी जिसके पास शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो ये बहुत ही गलत है।
जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो गरीब है। तो उसकी क्या है, उसका गुनाह है कि वो गरीब है ना, उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा पहले मतलब समाज में होता था। तो क्या हुआ कि उसके लिए भी लोगों ने बहुत संघर्ष किया और अंत में जा कर के सबको, जब आज़ादी मिली भारत को, तो सब मिल कर के वोट देने का सबको अधिकार मिला। देखिए बच्चों, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए बहुत से संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती से पकड़ी गई। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस पर जोर दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार की जो मांग की गई उसको क्या कहते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। यानी जो पहले पुरुष काम करते थे, उन पुरुषों के काम के लिए महिलाओं को बुलाया गया। तो जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं, मजदूरी करती हैं महिलाएं। तो इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने क्या किया, सभी महिलाओं के वोट वोट देने के अधिकार की मांग की। सभी महिलाओं ने भी क्या किया, वोट देने का अधिकार की मांग की। इसके बाद अधिकार की मांग की और मताधिकार आंदोलन की साथियों के सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। इनकी आवाज़ सुनी जाए, यानी ये जो मांग कर रहे हैं इनकी आवाज़ को सुना जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं और भूख हड़ताल पर भी बैठीं। तो इस तरह से महिलाओं ने भी बहुत ही ज़्यादा अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष किया। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ साल के बाद मिला, यानी 1928 में मिला था। तो इस तरह से देखिए हमारे समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनती गईं, ठीक है, और जो वोट देने की परंपराएं चली आईं, तो वो तभी शुरू हुई जब हमारा जो देश था वो लोकतांत्रिक देश बन गया। तो ये आपके चैप्टर थे सरकार क्या है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।